नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में विषय इतिहास के बारे में पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर की बात शुरुआत करने से इस हेडिंग से हम कर रहे हैं तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखों की बात करें तो क्या होता है, पहले के समय में जो भी इतिहासकार थे वो तारीखों के उसमें है, डेटों के उसमें है जादू में खोए रहते थे। वो ज्यादातर डेट ही लिखते रहते थे। बहुत से लोग हम लोग भाषा में ये भी सुने होंगे कि हाँ जो है कि इतिहास तो बहुत दुबाव है, उसमें डेट ही डेट है, डेट रटते चले जाओ, ये सब तरह की बातें हैं। और इसमें आते हैं, देखते हैं क्या है कि जैसे किसी के मन में आ गया कि चाय पीना कब से शुरू हुआ, ये भी एक अगर इस तरह की बात आ जाएगी तो कहाँ चले जाते हैं, अतीत के पहुंच जाते हैं। मतलब कि अतीत में कब से शुरू हुआ, तो ये सब इसी तरह की बातें हैं। और बात हुई कोई, जैसे कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो देखेंगे, अगर रेलगाड़ी में है तो देखेंगे कि हाँ कब, अगर ये दिमाग में बात आ गई कि कब से ये शुरू हुआ, तो इस तरह की और बहुत सी बातें हैं। तो इसमें यही बात होती है कि समय के हिसाब से इतिहासकारों का जो लेखन शैली रहे, उस अलग अलग चीज़ों को, वो कौन सी चीज़ें किस समय कैसी महत्वपूर्ण होती चली गई, उसी के बारे में वो लोग लिखते चले गए। कोई भी डेट है, अगर लिखने की बात ले लेते हैं कि जैसे ज्यादातर पहले क्या होता था, राजा महाराजा कब जो है उनके हर एक काम उन्हीं के लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वही लिखा पाने के सक्षम रहते थे। और देखें तो उसमें क्या लिखते थे, कब जो है राजा जो है सिंहासन पे बैठे, कब जो है वो उनके शादी हुई, कब उनके जो है पुत्र हुआ, कब उनके जो है उनसे युद्ध हुआ। इस तरह की सारी बातों को उसमें वर्णन किया जाता है। तारीख जो भी तारीखें रहती है, और उनमें सबसे बड़ी बात होती है समय के हिसाब से अलग अलग बातों का, जैसे जिस समय जो महत्वपूर्ण रहे उन्हीं बातों का वर्णन रहता है। और इसी तरह बात करेंगे, जैसे कि चाय पीने की बात हुई तो इसमें चाय पीने का विज्ञापन एक दिया हुआ है। 1922 में घोड़े में बैठे हुए हैं एक राजकुमार, जो कि इंग्लैंड की महारानी के तीसरे बेटे हैं। उनमें क्या दिखाया जाता है, जो लिप्टन नामक चाय का विज्ञापन है उसमें बने हुए हैं। पीछे जो है भारत का एक महल है, जैसे ये पता चलता है कि हाँ जो है लिप्टन नामक जो चाय का विज्ञापन ये प्रदर्शित करना चाह रहा है कि जो राजा लोग हैं वही चाय पीते हैं, मतलब कि चाय पीना राजा लोगों की बात है। तो इससे क्या होगा, लोगों की तरफ उसका जो है मानसिकता जो है पॉजिटिविटी आएगी और लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, यानी आकर्षित होंगे और उसे पीना शुरू कर देंगे। जैसे आज के विज्ञापन कराने का क्या मकसद होता है, बस यही होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदें और यूज करें, वो बिके सामान। इस तरह बात करते हैं कि समय के हिसाब से इतिहासकारों का जो वो क्या उनको जो है जैसे डेट लिखा जाना है, तो पहले तो शुरू में यही होता था कि राजा महाराजा की लिखना है, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से सारी चीजें परिवर्तित होती चली गई कि वो जो है आम जनता के बारे में भी धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ कि लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जो है और समाज की सिचुएशन क्या है, इस तरह की भी क्या है बाद में लिखन शुरू हो जाता है, वो भी देखने को मिलता है। और कौन सी तारीखें की बात आते हैं, जैसे ब्रिटिश इतिहासकार है। ब्रिटिश इतिहासकार का है ज्यादा से ज्यादा अपने जो है ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट के बारे में वो लोग लिखते थे कि कैसी सरकार है, क्या नीतियां हैं, कैसे कैसे वो सारे काम है, उनके बारे में वो अच्छे से विस्तार से वर्णन करते थे। और लोगों से क्या है, उनसे ज्यादा वर्णन उनका जो है वो अपने इतिहास में रखते ही नहीं थे। और इसी तरह बात करें तो इसमें जो है तारीख कौन सी महत्वपूर्ण है, ये भी बात है। जो भी इतिहास में तारीखें ली जाती हैं तो सारी इतिहास का जो भी तारीखें होती हैं उसके एक इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। जैसे कोई भी डेट ले लीजिए, कोई किसी की युद्ध ले लीजिए, कब शासन बना है, तो एक डेट तो दे दी है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सिर्फ डेट ही कुछ नहीं होती है, डेट के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। उन कहानियों से क्या होता है, हम अतीत के बारे में या उन चीजों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं या जान पाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसी में उदाहरण के रूप में कौन सी तारीखें की बात करें। अगर इसमें उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में देख लीजिए कि गवर्नर जनरल की बात की जाती है कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो थे क्या करते थे, पूरे गवर्नर जनरल के शुरू से, जैसे वारेन हेस्टिंग से शुरुआत कर दी है, फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो है जो अंतिम वायसराय थे वहां तक वो जो है पूरा इतिहास का वर्णन करते हैं कि कैसे उनका जो है नीतियां थी, क्या उपलब्धियां थी, क्या नियम थे, और कब कौन से कितने समय तक गवर्नर जनरल रहे, कब वो पद से हटे। इस तरह की सारी बातों का उसमें वर्णन रहता है। और
जो है अगर देखेंगे तो इसी बुक में ही आपको एक चित्र मिल जाएगा जो पहले ही पेज में है। उसमें क्या दिखाया गया है, कहने का मतलब जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो ज्यादा से ज्यादा अपने को योग्य दिखाने की कोशिश करते थे और यहाँ वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे कि यहाँ के लोग समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। इस बारे में अभी और आगे बताते हैं आपको। इसमें जो चित्र दिया है उसकी हम बात करते हैं, जो कि 1782 में रेनेल द्वारा बनाए गए। रेनेल कौन थे? रेनेल को ही भारत का जो है पूरा नक्शा बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग जो है जिम्मेदारी सौंपते हैं। वारेन हेस्टिंग कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी में बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो 1782 में रेनेल ने चित्र बनाया था, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, जो ब्रिटेनिया है, मतलब जो ब्रिटेन को प्रदर्शित करते हैं, ब्रिटेनिया को यहाँ के क्या कर रहे हैं, उस चित्र में ये दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण है यहाँ के शस्त्र को भेंट कर रहे हैं उनको, और इस वे में भेंट कर रहे हैं एकदम नम्रता से सर झुका कर कि लीजिए हम आपको दे रहे हैं और हमारी ये संस्कृति का शस्त्र का जो है रक्षा करिएगा। इस वे में दिखाया गया है। रेनेल ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जो रेनेल है वो ब्रिटिश जो है के बारे में लिखते हैं और उन्हीं के जो है जितना होता है उन्हीं पक्ष में लिखा जाता है कहने को। तो वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ जो है पूरा एकदम नतमस्त एकदम झुक कर और पूरी तरह से वो अपना जो है खुद की सांस्कृतिक का पूरा जो है शास्त्र का और उनका जो है जो भी पवित्र ग्रंथ है उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ऐसी बातें भी दिखाई गई। दिखाने का मेन मकसद यही था कि लोग अपने को बड़ा से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे आते हैं, हम अवधि कैसे तय करते हैं। अवधि की बात करें, कोई भी अवधि है इसके बारे में कैसे तय करते हैं उसके बारे में अगर ये हेडिंग के बारे में जाते हैं तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जो और दार्शनिक थे जेम्स मिल, वो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में अच्छे से बात करेंगे। वो एक बुक लिखे थे, 3 खंडों में उसको लिखे थे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है? बुक में वो लिखते हैं कि यहाँ के लोग जो कि जो भी एशिया के लोग हैं या यहाँ भारत के लोग हैं, उनका कहने का मतलब ऐसे लिखते हैं कि इधर के लोग जो है पूरा यूरोप से पीछे हैं और यहाँ के लोग जो है सही से हर मामले में उनका जो है सामना नहीं कर सकते। अगर इसमें बात की जाएगी तो इस अपने 3 खंडों में क्या बांटते हैं? पहली बात तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में बांटते हैं। यहाँ के बारे में जो बात करते हैं वो अपने आप को हमेशा उच्च मानते हुए रहते हैं। उन्होंने तो इतना तक लिख दिया है कि अंग्रेजों को भारत को जो है भारत की जमीन पर, भूभाग पर पूरा कब्जा कर लेना चाहिए, तभी जो है भारत के निवासियों का कल्याण हो सकता है। इतना बढ़ा चढ़ा के यानी वो लिखे हैं। और वो क्या बताते हैं, एशियाई समाज यूरोप से पीछे, ये तो बता दिए। इसके साथ साथ और एक चीज बताते हैं कि धार्मिक वैर, यानी जो धार्मिक वैर है एक दूसरे से कट्टर हैं, वो सारी चीज बताते हैं। और जातिगत जो यहाँ बंधन थे और अंधविश्वास का यहाँ बोलबाला। 3 चीज इसमें क्या बताए? धार्मिक वैर मतलब कि एक धर्म दूसरे धर्म से एकदम नफरत करता है और जातिगत बंधनों में एकदम बंधे हुए हैं और यहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। और बात करते हैं कि ये इनका मानना यही है कि जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो शासक हुए हैं ब्रिटिश के पहले, अंग्रेजी सरकार के पहले, वो क्या थे? एकदम कट्टर थे और यहाँ जो है यहाँ के लोगों को कोई सही से नियम से कोई जो है शासन नहीं कर रहे थे, एकदम कट्टर शासक थे। इस तरह के वो लोग बात करते हैं। हालांकि देखा जाए इन लोगों की बात किया जाए तो इसमें और एक चीज देखते हैं, ये लोग जो यहाँ बताएं जातिगत बंधन और धार्मिक वैर के बारे में, तो युद्ध वगैरह और सारी चीजें हुई उस वजह से ये जो है इसका नाम लिए। और जो है जातिगत बंधन की बात करें तो इसे कुछ ये नकारा नहीं जा सकता। इसमें बात देखा जाए तो 1829 में सती प्रथा नामक जो है प्रथा को बंद किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में, जो कि बहुत कोशिश करने के बाद लगी है। और ये जो है राजा राम मोहन राय द्वारा कराई गई थी 1829 में। 1829 बहुत कुछ नहीं, अगर बात करेंगे तो 1817 की बात कर रहे हैं, मतलब उसके पहले और दशा ही खराब हो रही है। जेम्स मिल जो लिखे हैं भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का, उस 1817 के बात यहाँ बता रहे हैं, लेकिन जो बंद हुआ है 1829 हुआ है। इसका मतलब क्या,
1829 के पहले 1817 में तो और ये अंधविश्वास और ये सारी चीजें थी जो यहाँ पे शोषण होता था। देखा जाए तो बहुत से लोगों के जो है अधिकारों से वंचित रखा जाता था, किसी को नहीं किसी गुलाम बनाया जाता था। तो ये सब तरह तरह की चीजें थी। लेकिन अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इस जो यहाँ सारी चीजें थी उनसे वो मतलब नहीं था कि यहाँ के लोगों के जो है भला हो अच्छाई हो, उनसे ये सब सारी चीजों से मतलब नहीं था। उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा था कि अपना जो है अपनी तरह की जो है यहाँ से जैसे यहाँ से बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या उगाते थे, नील की खेती करवाते थे और यहाँ बेकार हो जाता था। और उनको ऐसा सिस्टम बनाए थे, वो कर्ज पे कर्ज जो है उनका चढ़ता जा रहा था। और जो उनकी फसल होती थी उनकी लागत भी सही से नहीं निकल पाती थी। और फसल बेचने के बाद वो क्या करते थे, उनको पुराना कर्ज चुकाना रहता था। और अंग्रेज जो है जो भी खरीदार रहते थे मनमाना रेट से अपने से खरीदते थे, अब बहुत कम कीमत पे उनकी पूरी फसल खरीदते थे। और उस पैसे से वो ना तो अपना पेट भर पाते थे ना पूरे साल भर रह पाते थे। और फिर ऐसी सिचुएशन होती थी जब उन्हें पैसा कम पड़ता था तो फिर उन्हें आके वो पैसा दे देते थे और अगले एडवांस में उनको कर्ज चढ़ जाता था। कहने का मतलब सारी चीजें होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद यही जमुने पर वो अच्छे से अपना व्यापार चलाते रहे। नील की खेती, चाय की, ये सारी चीजें अपने फायदे वाली चीजें उन्होंने उगाया और उसको व्यापार किया उसका। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ की चीजों को, यहाँ के लोगों को दबाए रहे, शोषण किया था। और आगे है इसमें आते हैं बात तो अन्य इतिहासकार जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं या जो ये लिखे जेम्स मिल है इतिहास के जो है स्कॉटलैंड के हैं, तो ये भी जो लिखे हैं जो और यहाँ के इतिहासकार हैं और जो अन्य इतिहासकार हैं वो लोग जो है इसको सही नहीं मानते। क्यों? क्योंकि किसी भी समय अगर हिंदू को जो है घोषित कर दिया जाए या किसी को घोषित कर दिया जाए कि हाँ ये जो है मुस्लिम जो है शासक रहे हैं और बहुत कट्टरता थी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत से ऐसे हिंदू राजा भी थे जिनके शासन में बहुत से मुसलमान सरदार थे, सेनापति थे और सारे लोग सहभागी थे। और इसमें आएंगे अकबर के ही इसमें ले लीजिए, बहुत से ऐसे जो है लोग थे जो कि हिंदू थे, बीरबल हिंदू ही थे जो अकबर के शासन में थे। ऐसे कई राजा का आप नाम देखेंगे मिल जाएंगे जो कि अलग अलग है। इसलिए हिंदू मुस्लिम के इसमें बांटना इतिहास को सही नहीं है। इसलिए अन्य इतिहासकार इसको बांटते हैं प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक में। और ये अंग्रेजों की बात इसमें देखते हैं क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ हर चीज पे कब्जा किए थे। वो अपने हिसाब से अपना कानून चलाते थे, अपने हिसाब से अपने नियम से बनाते थे और उन्हीं को फॉलो करवाते थे। और इसकी बात करेंगे तो अंग्रेजी शासन में अगर बात कर जाए तो ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता थी, ना मुक्ति थी। वो क्या है पूरी तरफ से यहाँ पे औपनिवेश बना ली थी। औपनिवेश की बात करें जो और अन्य इतिहासकार थे अंग्रेजों के साथ जो समय था उसको औपनिवेशिक युग कहते हैं, एक नाम दे देते हैं औपनिवेशिक युग। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ भी छूट नहीं थी, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, वो सब अंग्रेजों के एक हिसाब से कहीं गुलाम बनाए गए थे। क्योंकि उनको ना है अंग्रेजों के अनुसार चलना था, उनके खिलाफ कुछ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। वो जो चाहते थे वो करते थे। उनकी सारी जो भी नियम कानून थे सब उन्हीं के फायदे के थे। यहाँ के लोगों को न फायदा न भला, वो सब यहाँ के लोगों को बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। और आगे आते हैं हाँ, लेकिन यहाँ के जो कुछ समाज सुधारक थे उनके वजह से जो सती प्रथा या ऐसे जो है हिंदू धर्म में अलग अलग जो ही अंधविश्वास वाली धारणाएं थी उनमें कुछ रुकावट हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों को उसमें काफी कुछ लोग जो समाज सुधारक थे उनका योगदान था। आगे आते हैं औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग क्या होता है? औपनिवेशिक युग की बात करेंगे तो जब एक देश दूसरे देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूरी तरह से दबदबा बना लेता है। दबदबा यानी कि अपने दबाव में एक देश जब दूसरे देश को पूरी तरह से हर रूप से उस पर कब्जा कर लेता है, अपना दबदबा बना लेता है अपने अनुसार। और वहाँ के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक जितनी भी सारी चीजें हैं अगर उसमें हस्तक्षेप कर दे, सारी अपने अनुसार चलाने लगे तो वो क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक उसका बन जाएगा, औपनिवेश बन जाएगा, मतलब वो देश दूसरे का। और इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कैसे औपनिवेश हुए, आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे अपने अनुसार खेती करवाते थे, व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य था। आते थे यहीं से क्या करते थे, जो भी यहाँ पे कपड़े हैं, काटन जो भी यहाँ क्या होता था
कॉटन यानी रुई कपास उगाई जाती थी। कपास उगाने के बाद यहाँ से कपास जो है कपास का भी जो है यहीं धागे बनवाते थे, फिर वहाँ धागे ले जाते थे। तो कहने का मतलब कच्चा माल ले जाकर उसको बहुत उच्च दाम पर बेचते थे। चाय जो यहाँ से ले जाते थे, बहुत नील जो बनती थी उसका जो है यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी, तो वो सब चीजें क्या कराते थे, अपने अनुसार उगाते थे, अपने अनुसार उसको फंसाए रहते। अगर कोई नहीं करता था तो उसको दंड मिलता था, सजा मिलती थी और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लड़ नहीं सकता था। आगे आते हैं, वो सब सारी चीजें इसलिए होता था क्योंकि यहाँ एकता नहीं थी, और एकता कमी यहाँ फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। आगे आते हैं हम किस तरह जानते हैं, मतलब कोई भी इतिहास कैसे, जैसे हम 250 साल पहले कैसे जानते हैं, कोई साक्ष्य होगा, कोई अभिलेख होगा, कोई जो है रिकॉर्ड होगा, कोई ग्रंथ होगी, कोई पुस्तक होगी, उसके माध्यम से प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। मतलब कि जो भी प्रशासन थे, अगर अंग्रेजों के समय ले लीजिए तो क्या करते थे, अलग अलग तरह के जो है जो भी अंग्रेजी मानते थे, कोई भी काम सही से करना है उसके लिए जो भी नीतियां हैं, जो भी उद्देश्य है, जो भी उनको आगे जो भी जितने योजनाएं हैं, उन सारी चीजों को बढ़िया लिखित जो है उनको एकदम क्लियर कर देना चाहिए, लिख के उसको कर देना चाहिए। एक तो लिखित रूप में वो उसको रखते थे, जो भी उनको कार्य करना होता था, तो ये एक अभिलेख रूप में तैयार होते चले गए। और सारी जो चीजें हैं, इसी तरह अगर बात करेंगे कि ये कैसे जो है आगे जो है अभिलेख बने, मतलब कि हम किस तरह जानते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी पत्र इधर उधर जो है आपस में दिए, जो भी मजिस्ट्रेट या जो उस समय के अधिकारी होते थे, वो सब जो देते थे उनका रिकॉर्ड क्या है देखने को मिल जाता है कि इस तरह के वो लोग बातें करते थे, ऐसे जो है अपने अपने जो है लेटर लिख देते थे या पत्र लिखते थे। तो ये बातें हैं। इसमें आते हैं 19वीं सदी में भेजे गए जो पत्र थे वो भी सच के रूप में पाए गए हैं। और खुशनवीशी या सुलेखन वीस कौन होते हैं, ये इसके बारे में बात बताते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं सुलेखन वीस, जो कहने का मतलब कि लिखते थे, उनका काम ही था जो रिकॉर्ड बनाना या कोई अभिलेख तैयार करना या तो कोई उस तरह की चीजें, तो सब सारी चीजों का वो लिखते चले जाते थे। अगर इसमें बात करेंगे तो पहले क्या था, पहले छपाई का ये सब सारी चीजों का कुछ नहीं था, तो इस तरह दिक्कत होती थी। तो ये सब लोग लिखते थे, अब हाथ से लिखे जाते थे। लेकिन क्या 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी आ जाती है, बहुत प्रचलित हो जाती है, फैल जाती है। तब क्या होता है, सीधे सीधे बहुत सारी मात्रा में जो है छपाई का आ जाता है, कागज का हो जाता है, तो फिर बहुत प्रिंटिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा मात्रा में हर एक चीज का कलेक्शन हो पाता है। अंग्रेज किस तरह यानी कि जो है संग्रहालय है, पुस्तकालय है या जो है इनके साक्ष्य है, उनका कितना महत्व देते थे, उस बात पे एक बात यहाँ से और पता चलता है कि जब नई दिल्ली बनी थी, उस समय जो वायसराय का जो निवास था, निवास के पास राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया गया था। तो इस बात से ये निश्चित होता है कि अंग्रेज जो है कितना जो है संग्रहालय और पुस्तकालय और अभिलेखागार को कितना महत्व देते हैं। आगे आते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं। सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया। महत्व कैसे उसको जो है बढ़ता, महत्व कैसे हुआ, अंग्रेज अच्छे से जानते थे कि कोई भी शासन चलाने के लिए वहाँ की सारी चीजों का ब्यौरा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी के रूप ले तो जैसे वो यहाँ क्या किए, यहाँ के बारे में पहले नक्शा बनवाए। उनको इसलिए सब सारी चीज जानकारी चाहिए थी क्योंकि शासन करता था, शासन करेंगे तो उनको जो है राजस्व इकट्ठा करना है। राजस्व इकट्ठा करने के लिए उनको नक्शा बनवाए। नक्शा बनवाने के बाद उन्होंने क्या कराया, धरती के सही सतह पे जाने, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ उपजाऊ मिट्टी है, ये भी जानना जरूरी होता है। और इसके बाद कि कौन सी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, कहाँ कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं और किस जगह जो है फसलें किस तरह उगाई जाती हैं, ये सब ब्यौरा वो लोग रिकॉर्ड किए और उसका एक जो है अच्छे से क्या किए, सर्वेक्षण किए। अब इसी बात करते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। अधिकृत रूप से, अधिकृत अगर बात करेंगे तो जो है ये पता चलेगा जो आधिकारिक रूप से जो और लोग हैं वो सारी चीजों को कैसे पता ये हेडिंग आपको मिल जाएगी, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अगर इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर बताएंगे तो क्योंकि ब्रिटिश थे, वो सिर्फ अधिकारी क्या करते थे, क्या उनके नियम कानून है, क्या नीतियां हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करते थे और कुछ नहीं। तो
किस चीज के बारे में उनको मिलेगा, आदिवासी कैसे हैं, मजदूर कैसे हैं, रोड पे जो है जीवन यापन करने वाले लोग कैसे हैं, उनके बारे में वो सब सही से नई जानकारी मिलती है। और इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जो भी तीर्थ यात्री थे और जो भी डायरिया है उस समय की, और आत्मकथा पुस्तिकाएं, नेता जो उस समय के थे, जो समाज सुधारक थे, और बात करेंगे जो कवि या उपन्यासकार थे, वो उनके बारे में सारी चीजें जानकारी मिलती है, उनके द्वारा मिलती है। लेकिन ये तो जो है पढ़ने लिखने वालों के रिकॉर्ड थे। जो और लोगों के रिकॉर्ड है वो कैसे मिले, उनकी जिंदगियां कैसी थी, वो सब चीजों के बारे में विस्तार से हम इस बुक के बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि जो मजदूर थे, आदिवासी थे, उनकी जिंदगियां कैसे पर जो है उनके क्या प्रभावित हुई, क्या दिक्कत हुई, ये सब सारी चीजों की विस्तार से जानकारी हम इसी बुक में आगे अध्ययन करेंगे, सब जानने को मिलेगा। और इसी बुक में आगे ही वारेन हेस्टिंग और इनकी जो है और कैसे भारत अंग्रेजों के शासन में कैसे प्रभावित हुआ, इसी बुक में हम आगे विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पूरे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से अच्छे से इसको आप लोग पढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर हमारा पसंद आया होगा। प्लीज़ ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसको सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।